ठीक है, अपने पास रख लेना आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो था क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसके कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। और आज हमने देखना है कि उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं। उसके स्टेप्स कितने थे? क्वालिटी एश्योरेंस के कितने स्टेप्स थे, कितने टायर्स थे? कोई बताएगा आप में से? सबसे पहले हमने देखा था क्वालिटी मैनुअल कैसे बनता है, उसके एसओपीज कैसे बनते हैं, एसओपीज के बाद उनका एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट कैसे होता है, फिर एक्सटर्नल ऑडिट कैसे होता है, ठीक है ना। ये यहाँ तक इसके थे हमारे पास डिफरेंट टायर्स स्टेप्स थे कि कुछ भी जो हमने जिसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाना है तो प्रोटोकॉल को लेकर कैसे चलना है। अब ये है कि उस क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमें टेक्निक्स कौन कौन सी हम चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स थी ना, फ्लो चार्ट थी, 7 टेक्निक्स को हमने फॉलो किया था कि अगर हमने किसी की क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो हम कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हेयर इज द टेक्निक्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो पहली टेक्निक है कि हम वैलिडेशन करें या क्वालिफिकेशन को फाइनलाइज करें। तो वैलिडेशन क्या चीज़ होती है? वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस demonstrating that a process or activity carried out in production or testing sustains the desired level quality attributes। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करे कि ये जो एक्टिविटी या प्रोसेस है किसी भी सर्विस की प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है, या जो एक्टिविटी हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है, वो सस्टेन द डिजायर्ड लेवल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, वो हमने इस डिजायर्ड लेवल को सेट करके किया है उसकी वैलिडेशन के लिए। पहला हमारे पास है कि हमने उसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन के लिए हमारे पास एक खास सेट स्टैंडर्ड है। तो अब बिफोर एनी मेथड वैलिडेशन कैन बिगिन, अब वैलिडेशन जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उससे पहले हमारे पास वो वैलिडेशन से पहले वो स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए ना। बिफोर किसी भी मेथड की वैलिडेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें द रेलिवेंट एनालिटिकल मेथड इक्विपमेंट have satisfactorily completed the validation requirement including, अब उसमें क्या क्या होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए। हम उसके जो जिस सपोज हम यहाँ पे ये टेक्सटाइल की एग्जांपल लेते हैं कि हमने जीन्स की फैक्ट्री है तो जीन्स के ऑर्डर प्लेस करने हैं कि अब उसमें क्या है कि उसकी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन कि जो आपका जो ऑर्डर है उसकी आपने डिज़ाइनिंग कैसी बताई है, उसके स्टिचेस कैसे होने चाहिए, उसकी पॉकेट्स कैसी होनी चाहिए, स्मॉल मीडियम और लार्ज जो साइजेस हैं उसकी लेंथ और जो उसकी वेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट्स दी गई हैं नहीं दी गई, ठीक है जी। अब फिर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, अगर हमारे पास डिज़ाइन, अब ये डिज़ाइन कौन सा है, अभी मैंने आपको जिस तरह सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल, एक जीन्स का कहीं पे ऑर्डर किसी ने प्लेस किया कि लेवाइस की कंपनी है उसने जीन्स का ऑर्डर प्लेस किया, तो उसमें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब ऑपरेशनल, अगर अब हम यहाँ पर उसको देखते हैं कि एक यहाँ पे हमने कोई HPLC परचेज किया, HPLC की
यहाँ पे हम ज़्यादा चले जो हमारा है ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये ज़रा ज़्यादा इन चारों जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसमें हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं किसके साथ कि हमने HPLC को परचेज़ करना है और उसके लिए हमने देखना है कि इसकी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें कितने पंप्स होने चाहिए, उसके अंदर के कॉलम की कितनी है और उसमें जो डिटेक्टर लग रहे हैं उसमें कितनी वर्सटैलिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब उसकी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अगला आता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का मतलब हमारे पास क्या आएगा कि उसमें जो इंस्टॉलमेंट होनी है, जो कॉलम की इंस्टॉलमेंट है, जो उसके आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट है, उसके जो पंप लगे हुए हैं, पंप प्रेशर बिल्ट अप करने के लिए उनका कितना प्रेशर किस रेंज में वो हम उसे कर सकते हैं एट अ टाइम, वो कितने सॉल्वेंट्स के साथ ट्रीट कर सकता है। तो ये सब उसकी इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास क्या है कि हमने वैलिडेट किया हो डिज़ाइन, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है चाहे वो कोई सर्विस है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन हमें पता हो उसकी क्या है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या है। जब तक ये 4 क्वालिफिकेशन नहीं होंगी हम उसको अश्योर नहीं कर सकते, क्वालिटी एश्योरेंस को फाइनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास सेट स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो हम किसको उसके साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अब डिजाइन क्वालिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन ऑफ न्यू फैसिलिटी या इक्विपमेंट। एट प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट द प्रपोज्ड डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट is present in the system is suitable for the intended purpose, कि जिस मकसद के लिए ये इक्विपमेंट या फैसिलिटी या प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या न्यू फैसिलिटी दी जा रही है, इसके पहले उसका पहला स्टेप क्या है कि हमें उसकी डिजाइन उसका पता हो। द एप्रोप्रिएट पर्सन रिलेटेड टू द क्वालिटी उसका जो टेक्निकल मैनेजर है वो ओवरव्यू करेगा द स्पेसिफिकेशन को एंड रिलेटेड इश्यूज को टू प्रिपेयर द डिजाइन क्वालिफिकेशन रिपोर्ट। डिजाइन क्वालिफिकेशन रिपोर्ट बनाने के लिए जो उधर का मैनेजर है, जो क्वालिटी का इंचार्ज है, वो उसको जब तक फाइनलाइज नहीं करेगा तब तक हम उसको उसकी जो अप्रूवल है वो नहीं दी जाएगी। अब उसकी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के लिए क्या होगा कि आपने सबसे पहले टाइटल बताना है। सपोज हमने एग्जांपल दे दी इधर, और सिंपल कर देते हैं HPLC के से भी और सिंपल, अगर हम यूवी जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के एग्जांपल दे देते हैं कि हमने परचेज करना है। ठीक है ना, तो अप्रूवल एंड सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्या हम अप्रूव करते हैं, अप्रूवल हमें लेनी पड़ेगी कि हम ये परचेज करना चाह रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, हमें बताना पड़ेगा कि हम इससे जो है ये हमारे जो फिजिकल साइंसेज के लोग हैं वो उनके जो स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर में स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आ जाते हैं, उन्हें अपनी रिसर्च के लिए इसको यूज़ करना होता है और इसलिए हम इसको परचेज करना चाहते हैं। अब इसका स्कोप क्या है कि जब हम इसको परचेज करेंगे तो हम बहुत सारे एनालिसिस, जिस तरह वाटर एनालिसिस हैं, बहुत कम्प्लेक्स एनालिसिस हैं, फार्मास्यूटिकल के जो रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो इस पे सिंथेसिस पे कर रहे हैं काम, एनालिटिकल पे काम कर रहे हैं, फिजिकल साइंसेस के जितने भी डोमेन्स हैं उन सब का जो है वो इसको यूज़ करेंगे। एज अ रिज़ल्ट जो है वो पेपर पब्लिकेशंस होंगी, एज अ रिज़ल्ट हमारी कमर्शलाइजेशन होगी और इसका ओवरऑल जो है वो अफेक्ट यूनिवर्सिटी पे आएगा। ठीक है जी, ये आप इसका स्कोप लिख देंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि आपके पास उसको उसको रन कौन करेगा, उसकी जो है उसके कितने चार्जेस कितने हम उसमें पे करेंगे उसको सर्विसेज देने के लिए, उसके कितनी उसकी गारंटी कितनी होगी, किससे परचेज किया जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, ये सब जो है ना वो हम इसमें लिखेंगे। लेकिन यहाँ बेसिकली जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी वो यही कि हम इसको जो यूज़ करेंगे लोग वो इसको किस तरह से लेके चलेंगे। इक्विपमेंट का एग्जैक्ट नेम, उसका मेक एंड मेड के इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर का नेम और मेक क्या है, कि हमने अगर सपोज ये जो है वो परचेज किया है हिटाची का है तो हिटाची का मॉडल नंबर उसका क्या है, उसका टैग नंबर क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो यूवी डबल बीम है, सिंगल बीम है, या उसके
जो है वो जो जिसमें होता है इसमें स्पेसिफिकेशन यही होती है, उसमें जो मोनोक्रोमेटर है वो कौन सा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है या कोई फिल्टर है, और उसके बाद डिटेक्टर उसमें लगा हुआ है तो वो कौन किस नेचर का है, वो सब इसकी स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी। अब स्पेसिफिकेशन के बाद हमारे पास लिमिट रेंज आएगी कि इसकी मेजरमेंट लिमिट और रेंज क्या है ना, कि हमने इसको किस मिनिमम ये 200 को मेजर करता है या ये 250 नैनोमीटर से शुरू करता है और मैक्सिमम ये 700 पे जाता है, 750 पे जाता है या 800 पे जाता है। ये इसकी लिमिट्स रेंज। एक्यूरेसी कितने एक्यूरेट रिजल्ट देगा, प्रिसाइज देगा, क्रिटिकल पार्ट्स इसके कौन से हैं, कैलिब्रेशन की इसको कितने सैंपल्स के बाद रिक्वायरमेंट होगी, मेंटेनेंस के लिए क्लीनिंग इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि ये लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड को भी ट्रीट करता है, सब इसके मैनुअल में इसमें लिखा जाएगा। मेंटेनेंस मैनुअल इसका कैसे होगा और वारंटी कितनी है, ये सब इसकी डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, हम ये क्यों बना रहे हैं, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्यों बना रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, कि जब हमारे पास ये सेट एक स्टैंडर्ड होगा तो जब हमने इसको एश्योर कराना होगा, हम जब ये आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट, हम देखेंगे ये जो हमने लिखा था ये डिज़ाइन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमने ये लिख दिया और हमारे पास वो परचेज हो गया। अब आता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। तो अब वो जब तक काम वो उसकी ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता जब तक कि वो इंस्टॉल नहीं हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के लिए अब हमारे पास क्या एसओपीज है, ठीक है, उसको श्योर करने के लिए क्या एसओपीज है। द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इंश्योर्स दैट एवरी इक्विपमेंट अलोंग विद ऑल ऑफ द its component have been installed appropriately उसमें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या इंश्योर करती है कि हर इक्विपमेंट along with its component have been installed appropriately and in accordance with manufacturer guideline presented in the equipment manual। देखिए आप एक मोबाइल फोन भी लेकर आते हैं ना, तो आप उसका पहले मैनुअल पढ़ते हैं कि हाँ जी इसमें दो चार चीज़ें कैसी हैं, इसमें कैसे सिम कैसे डलेगी, इसको ऑन कैसे करना है, ये उसकी जौन सी बाकी सारी चीज़ें जौन सी हैं कि इसमें इसका बैकअप कितना है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जौन सी, इसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट जितना सोफिस्टिकेटेड होता जाता है उसका मैनुअल भी उतना ही कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली हम इसमें वो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट विल नॉर्मली बी आउटलाइंड इन एन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल में। अब उसके लिए क्या क्या है, उसका प्रोटोकॉल होगा विच विल डिटेल द टेस्टिंग एंड चेक्स टू बी परफॉर्म्ड, जिस पे डिटेल से लिखा होगा कि इसको किस लेवल तक चेक किया गया। कि सपोज अगर इसमें लिखा है कि ये 200 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस देता है, तो हम देखेंगे कि वाकई ही 200 पे एब्जॉर्बेंस दे रहा है या नहीं है। 750 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो ऐसा तो नहीं कि वो 700 या 650 के बाद उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। या इसमें अगर उन्होंने लिखा है कि इसका टेम्परेचर कौन सा है, वो इसको नॉर्मल टेम्परेचर में इसको है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। तो अगर हम इसे जो है वो सख्त गर्मी में हमारे रूम टेम्परेचर कौन सा है वो 35-40 तक चला जा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्विपमेंट की एफिशिएंसी जौन सी है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने इस सारे को फॉलो करके उसको वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देना है। आप देखें हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं लेकिन वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम वो प्रोटोकॉल उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। जिस हद तक सोफिस्टिकेशन की उसको ज़रूरत है वो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो हमें उस प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए और उसको हमारे टेक्नीशियंस हमारे यहाँ कम हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस की जो है नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते। द जॉब विल बी डन बाय इंजीनियर्स और टेक्निकल पर्सन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द वेंडर इंजीनियर। कहता है ये सब चीज़ें जो हैं कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ें कैसे डिस्कस होनी है। आपके पास जो आपकी इंस्टीट्यूट का इंजीनियर है या टेक्निकल पर्सन है, आपकी इंडस्ट्री का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो और साथ जो वेंडर जिसने कि ये बनाया है, जिससे कि आपने परचेज किया है, आप उसके साथ मिलकर इस सारे को जो है वो चेक करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उसकी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब उसका प्रोटोकॉल क्या है, अब जिस तरह भी हमने देखा था कि डिज़ाइन का प्रोटोकॉल अब हमने बनाया है कि उसमें किस तरह से जो है कैलिब्रेशन होनी चाहिए, कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये जब हम ये देंगे हमें वेंडर को, हम दिखाएंगे हमें इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसकी ये खसूसियत होनी चाहिए, ये करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो हमें दे देगा। अब हमने उसको देखना है कि उसने दिया है तो हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो अब अगेन
टाइटल क्या है कि इंस्टॉलेशन है हमने करनी है किसकी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, अप्रूवल एंड सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे कौन अप्रूव कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, कि सपोज यहाँ पे कोई जो है वो आमिना या मीर हमजा जो है वो यहाँ पे टेक्निकल पर्सनस हैं और उन्होंने इसको अप्रूव करना है कि वाकई जो हमने कहा था, जो डिमांड की थी, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को चेक करना है, या इनकी कोई स्पेसिफिकेशन किसी हद तक तो ये जानते हैं, लेकिन उसके बाद इनको नहीं पता कि इसकी मेंटेनेंस कैसे रखी जाएगी, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो इसके लिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो किस पर्पस किस हद तक वो जो सिग्नेटरी बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है। डेफिनेशन क्या है कि उसने क्या डिफाइन किया है कि उसने इसकी जो है वो मॉइस्चर की जो एब्जॉर्बेंस है या उसकी जो मोनोक्रोमैटर लगा हुआ है उसकी एफिशिएंसी को किया है। तो उसकी ईच एंड एवरीथिंग जिससे वो 3-4 चीज़ों से उसके साथ, सपोज उसने कहा कि भाई क्यूबेट होनी चाहिए, क्यूबेट कैसी होनी चाहिए, क्वार्ट्स की देगा या सिर्फ वो ग्लास की देगा, दोनों मौजूद हैं या नहीं है, वो सब इसमें डिटेल से डिस्कस किया गया होगा। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन जो वाकई हमने यहाँ पे इसको मेक और वो दिया था वो वही है या नहीं, हाँ जी है या नहीं है, वो आप यस और नो लिखेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इंस्टॉलेशन कर दिया गया, उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया गया है वो सारा यहाँ पे उसकी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। किसको टेस्ट करके आपने इसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या था और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच होंगे कि हाँ जी सिग्नेचरी बॉडी ये था, ये परफॉर्म। जब ये सब चीज़ें अटैच होंगी तो आपका क्या बनेगा, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगी। पहले डिज़ाइन क्वालिफिकेशन हुई, फिर आपकी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। क्या इंस्टॉल हो गया तो अब उसको आपने सर्विसेज आपने सारी यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म कर दिया, आपने अपनी वेबसाइट पे आपने लगा दिया कि हाँ जी अब जीसी यूनिवर्सिटी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी अपने सैम्पल्स को टेस्ट करने के लिए दे सकता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये रेट है, इसकी सर्विसेज के आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं या कमर्शियल जो सैम्पल्स आएंगे उनके रेट्स डिफरेंट होंगे। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन दैट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड और अपग्रेडेड परफॉर्म्स एज इंटेंडेड थ्रू आउट द एंटिसिपेटेड ऑपरेटिंग रेंज। ठीक है ना। अब उसमें क्या बताना है कि इस रेंज में ये काम करता है। सपोज अगर वो आपका जो है वो यूवी नहीं है, सिर्फ विजिबल रेंज में, तो आप लिखोगे कि सिर्फ 400 से 800 तक के सैंपल जौन से हैं वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। या अगर आप कहते हो कि भी वो दोनों हैं, हम क्यू में भी कर सकते हैं, तो वो सारे आप उसकी जौन सी हैं वो ईच एंड एवरी जो है वो आप उसके प्रॉपर्टी को वो मेंशन करोगे। Operational qualification is done by the technical personnel under the supervision of quality control personnel. They ensure that, देखें जिस तरह हाईटेक लैब है ना, वहाँ पे जो डायरेक्टर है वो सब इंस्ट्रूमेंट का तो नहीं जानता, लेकिन वो उसका इंचार्ज है, उसके अंडर जो भी काम, जो XRD वहाँ पे पड़ा हुआ है, क्रिस्टलाइन का पड़ा हुआ है, मॉर्फस का पड़ा हुआ है, TGA पड़ा हुआ है, वो जो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो ईच आपका अल्टीमेट अप्रूवल जानी है वो उस इंचार्ज के थ्रू जानी है। तो पहले जो सा है वो ऑपरेटिंग जो इंचार्ज है वो उसको पास करेगा और उसके बाद वो फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन को उसके टेक्निकल पर्सनल के बाद फिर वो जो अथॉरिटी होगी उसके पास क्वालिटी कंट्रोल का जो पर्सनल है उसको कहेगा कि हाँ जी ये मैंने चेक कर लिया, मैं इसके रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसमें ये फ्लॉज हैं या नहीं है, वो सब अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। और फिर उसकी बिहाफ पर जो आपका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है वो अपने फर्दर परमिशन देगा कि ये वर्किंग के लिए रिलायबल है, रूटीन ऑपरेटिंग कंडीशंस इसकी हैं या नहीं है, एंड देन प्रिपेयर्ड ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल। अब वो क्वालिफिकेशन कैसे होंगी, वही टाइटल होगा, अप्रूवल और सिग्नेचर किसके हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विपमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इक्विपमेंट एंड टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, किस प्रोसीजर के तहत आप इसको लेके चलेंगे, मेजरमेंट रेंज क्या है, लिमिट क्या है, फंक्शन टेस्ट क्या है, टेस्ट मेथड कंडीशन क्या है, कैलिब्रेशन इसमें क्या है, और उसका जो टेस्ट रिजल्ट्स क्या है, डेविएशन फॉर्म एंड रिकमेंडेशन उसकी क्या है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जौन सा है वो किस हद तक डेविएट करता है, और उसको फर्दर हमें अगर उसमें कुछ हद तक डेविएशन मौजूद है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि वो किस तरह से चलेगा। ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन की कंप्लीशन हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जौन सी है वो किस तरह से आती है, इज द फाइनल स्टेप
कि अब हमने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद हमने उसको क्या किया, परचेज करने के बाद इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद हमने ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन दी और फिर हमने परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन दी। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन इज द फाइनल स्टेप इन क्वालिफिकेशन which ensures that the equipment performs as intended through collection of test cases which verify that equipment performs as expected under simulated real world condition के जो परफॉर्मेंस है वो हम कर रहे हैं और किस हमें जो है वो किस देखिए अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट है वो ये तो नहीं हो सकता ना आपके पास अगर 100 सैंपल है आप उसको 1 डे चलाएं और उसको 100 सैंपल के जो है वो उसको कर लें। कितने मैक्सिमम सैंपल आप उस पर जो है वो कैरी ऑन कर सकते हो। उसके बाद फिर उसको वही मैंने बात जो भी बताई कि इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, उनको खास टेम्परेचर चाहिए होता है, जो उसमें आपने स्टैंडर्ड्स जो आपने इसमें यूज़ किए हैं, जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है उसको अगेंस्ट जो आपने उसके ब्लैंक के तौर पे लेना है वो आपके पास प्योर होने चाहिए। वो सब कंडीशंस आपने इसमें परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में लिखी गई होंगी। तो उसके बाद अगर जो इक्विपमेंट है वो परफॉर्म करता है आपके अंडर सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड कंडीशन के, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी अब ये परफॉर्मेंस जो है इसकी वेरीफाई हो गई है। सेंट्रीफ्यूज जो है वो सपोज यहाँ सेंट्रीफ्यूज की मशीन की मिसाल दी है, वो 16,500 रेवोल्यूशन पर मिनट हमने कहा है कि हमें चाहिए जब ये एम्प्टी होती है। व्हाट हैपन व्हेन सैंपल इज लोडेड, तो हो सकता है कैन इट स्टिल अचीव द सेट आरपीएम, तो वो 16,500 ना ले या ले, दैट इज द स्पिरिट एंड फोकस ऑफ द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के जो ऊपर लिखा हुआ है वो वाकई वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल में फिर वही हमने किस चीज़ को परफॉर्म करके चेक किया है, उसको किसने अप्रूवल कौन दे रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विपमेंट की क्या उसके आइडेंटिफिकेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने एग्जैक्ट डिफाइन करना है। और फिर आपके पास परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रोसीजर के तहत आपने इसको चेक किया है, सैंपल एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कौन से थे जिसको आपने चेक किया है, मेजरमेंट प्लान आपका क्या था, रिजल्ट एनालिसिस मेजरमेंट सीक्वेंस क्या आया है, रिजल्ट का एनालिसिस आपने क्या रिजल्ट दिया है, उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितना एक्यूरेट रिजल्ट आया है, प्रिसाइज आया है या नहीं आया है, ये सब उसकी परफॉर्मेंस को शो करेंगे कि वाकई ही जो हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदा है वो सही। सपोज हम एग्जांपल ले रहे थे जिस तरह यहाँ इन्होंने सेंट्रीफ्यूज की दी है, यहाँ अगर हम यूवी विजिबल की ले रहे हैं, हम कह रहे हैं पोटाशियम परमैंगनेट है, उसका जो लैम्डा मैक्स आता है वो 665 है, तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना के कि बाकी 665 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि जो इसकी वर्किंग है वो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस कराने के लिए किसी भी चीज़ के, ये हमने एक इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल ली है। इसी तरह से अगर हम किसी और प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं, हम किसी फूड इंडस्ट्री को देख लेते हैं, तो फूड इंडस्ट्री में भी वही बात आ जाती है कि अब हमने वहाँ पे थोड़ा सा जो आपने इंस्टॉलेशन है उसकी चेंज आ जाएगा, उसकी जगह उसकी परफॉर्मेंस का उसमें उसकी क्वालिटी आ जाएगी कि उसके जो सी क्वालिटी है या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आप मेडिसिन की लेते हो तो हर किसी में क्या आता है, थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के टूल्स हैं उसमें हम चेक करते हैं कि उसका डिज़ाइन क्या था, डिज़ाइन के बाद इंस्टॉलेशन उसमें कैसे होनी है, इंस्टॉलेशन के बाद उसकी जो है वो हमारे पास इंस्टॉलेशन के बाद हमारा क्या था जी, ऑपरेशन कैसे उसे कैरी ऑन करना है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस ऑपरेशनल मैनुअल को फॉलो करके हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस वो अप टू द मार्क आ रही है, जो हमने डिमांड हमारी के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके सारे टायर्स आ गए। उसके बाद फिर हमने कर्व क्या आती है, उसकी लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूड हुए, रेफरेंसेस क्या थे, एनालाइट्स की आईडी क्या थी, सैंपल कौन सा हमने यूज़ किया था जिसको हमने उसकी आईडी क्या थी जिसको चेक किया था। तो ये सारे हम हर काम करते जाएंगे, साथ उसका अटैच डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, तो हमारी कंप्लीट फाइल जो सी है ना वो रेडी हो जाएगी कि हाँ जी अब ये इसकी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो गई, सिग्नेचर हो गया, अप्रूवल होगी, गुड। फिर उसको कैलिब्रेट भी कर लिया हमने। कैलिब्रेशन के बाद हमने वो, कैलिब्रेशन क्या होती है, द प्रोसेस परफॉर्म्ड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन to establish a comparison between values derived by a
measuring instrument to those of standard instrument known as accuracy, कि उसके हमने accuracy को check करना है। सपोज अब ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम कहते हैं कि डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर की अब्जॉर्बेंस कौन सी है, वो 0 होनी चाहिए, ट्रांसमिटेंस 100 होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है वो कैलिब्रेट है, अगर नहीं है तो हम उसको फिर अगेन चेंज करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितना एरर आ रहा है, उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल एंड द मेजरमेंट शुड बी NIST ट्रेसेबल। NIST हमारे पास क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट था सेट स्टैंडर्ड करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग के लिए। एवरी एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरी शुड हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द कैलिब्रेशन। ठीक है जी, ये आ गया हमारा जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के डिफरेंट जो है टूल्स कह सकते हो आप इनको। अब एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कैसे होना है, अब ये सारा प्रोसेस जो हम क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के फर्स्ट लेक्चर से अब तक देख रहे हैं, अल्टीमेटली इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था कि हम मैनेजमेंट को रिव्यू करें कि जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंस्टीट्यूट है, हमारी सर्विस है, वो जिस मकसद के लिए हमने ये अदारा बनाया है, ये इंडस्ट्री बनाई है, ये फैक्ट्री बनाई है, वो काम कैसा कर रही है ना, इसकी मैनेजमेंट को रिव्यू करना चाहते थे। तो अब हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड क्वालिटी को रिव्यू करना है अल्टीमेटली। तो टॉप मैनेजमेंट, अब ये सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आपकी फाइल्स रेडी हो गई, तो अब कंबाइन सब लोग मिलकर बैठकर एक जौन सा है वो रिव्यू करेंगे। टॉप मैनेजमेंट पीरियोडिकली एटलीस्ट एनुअली, कम से कम कहते साल में एक दफ़ा हम जो है ना किसी भी जगह का जो है ना वो क्वालिटी रिव्यू किया जाता है एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर शेड्यूल कंडक्टेड। और ये नहीं होता कि जब मर्जी कर लो, बल्कि ये क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी ये डिसाइड होता है कि आफ्टर 6 मंथ करना है, आफ्टर अ ईयर करना है, और किस हिस्से में करना है हर इंस्टीट्यूट का या हर इंडस्ट्री का, कि आप सितंबर में हो रहा है, किसी का जून में हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट डेट होती है ऑलरेडी डिजाइन, जिसके मुताबिक जो है वो लेके पूरा साल काम चलना होता है। विद शेड्यूल कंडक्ट अ रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग और कैलिब्रेशन एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट कंटिन्यूइंग suitability, effectiveness and to introduce any necessary change or improvement। और with the passage of time के हाँ जी ये ड्रॉबैक आया था, ये प्रॉब्लम आई थी, इसको हमने ऐसे सॉर्ट आउट किया, या ये अगले साल ना आए तो इसके लिए हम, जिस तरह देखें आपके इंस्टीट्यूट में हर साल सीटें कुछ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, कुछ कोर्सेज ऐड हो जाते हैं, कुछ कोर्सेज निकल जाते हैं, कुछ रिसर्च टॉपिक्स ऑन से वो ऐड हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये मैनेजमेंट रिव्यू कर रही होती है ना। कुछ देखें डिपार्टमेंट्स, कुछ प्रोग्राम आपके डिपार्टमेंट के डिस्टेंस लर्निंग का बंद हो गया, रिव्यू किया मैनेजमेंट ने भी, हाँ जी इसके जो आउटपुट है, इसकी जो प्रोडक्ट निकल रही है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो इस तरह से अल्टीमेटली इसकी मॉनिटरिंग करनी है। अब मैनेजमेंट रिव्यू इसको क्या, ये कैसे रिव्यू करते हैं, तो इनके अकाउंट में क्या आता है, सूटेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि हाँ जी जिस तरह अभी मैंने अभी बताया कि हमें ये डिस्टेंस लर्निंग का जो है वो इसकी पॉलिसी क्या थी, कि जो स्टूडेंट्स, हमारी आबादी ज़्यादा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कम है, फैकल्टी मौजूद है, सब ये यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, तो क्यों ना वीकेंड पर प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें कि हम एग्जैक्टिव 3-4 आवर्स पढ़ा के बच्चों को उनको वो पूरा कर दें, कोर्सेज जो है वो पूरे करें, और फिर वो जो है वो उसको एक पॉलिसी बनाई और एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसको हमने वो रिव्यू करते हैं कि ये ठीक था या नहीं था, उसके मुताबिक रिपोर्ट्स फ्रॉम मैनेजेरियल एंड सुपरवाइजरी पर्सनल। हाँ जी वही बात, क्या फिर जो मैनेजेरियल और सुपरवाइजरी पर्सनल से कहा कि हाँ जी ये जो डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट्स आते हैं, क्या वाकई वो आ रहे हैं, उनके अटेंडेंस की परसेंटेज क्या आ रही है, उनके एग्जाम जब लिए जाते हैं तो उसका क्या आउटपुट आ रही है, क्या और उनके जो मार्क्स आते हैं वो सब आपके एक मिनिमम लेवल को मीट करते हैं या नहीं करते। और जब वो पास आउट हो गए, 2 बैच पास आउट हो गए, तो उसके आउटकम ऑफ द रीसेंट इंटरनल ऑडिट क्या थे, क्या जितने वहाँ से इनपुट आ रही है, जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते, कहीं यूनिवर्सिटी को नुकसान तो नहीं हो रहा। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, कि उसको हम जो हमारे पास अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको किस हद तक ठीक कर सकते हैं और किस तरह से इसमें प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। असेसमेंट बाय एक्सटर्नल बॉडीज कैसे होगी, रिजल्ट्स ऑफ इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन सा है वो, फिर आप जो इंटर लेबोरेटरी, अगर हम लेबोरेटरी की एग्जांपल ले रहे हैं तो जो हमारी लेबोरेटरी का रिजल्ट है वो दूसरी का भी वही है, अगर हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बॉडी से चेक कराते हैं क्या वही है या चेंज होता है, चेंज इन द वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ वर्क अंडरटेकन,
फीडबैक फ्रॉम कस्टमर से लेते हैं। अब जिस तरह से स्टूडेंट्स बाहर गए, उन्होंने देखा, अब जब मार्केट में जाते हैं तो उनके कैसे रिस्पांस होता है, कंप्लेंट्स कैसे आती हैं, क्या वो जो आपके वही जो रेगुलर स्टूडेंट के इक्विवेलेंट ही वो परफॉर्म कर पाते हैं या उससे कम होते हैं, ये सब उसका फीडबैक होता है। रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है, ये सब क्या हो रहा है, मैनेजमेंट रिव्यू हो रही है। और उसके बाद फिर अगर किसी चीज़ की कुछ कम ज़्यादा है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम आती है, देखें ना, मैनेजमेंट रिव्यू आ रही है। तो चेंज इन दी वॉल्यूम टास्क क्या है, इसमें हमारे पास ट्रेनिंग पर्सनल्स की ज़रूरत है या हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, इंटरनल ऑडिट की क्या रिपोर्ट आई थी, फीडबैक क्या आ रहा है, कंप्लेंट क्या आ रही है, कंट्रोल करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ ली जा रही हैं, असेसमेंट और एक्सटर्नल बॉडीज़ का या एग्जाम्स का क्या मेथड है। तो ये सब चीज़ें इस मैनेजमेंट रिव्यू का हिस्सा होती हैं। अल्टीमेटली जौन सा है वो क्या करती है, वो आपको रिजल्ट ऑफ द रिव्यू फीड इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल लेबोरेटरी प्लानिंग सिस्टम एंड हम उसे अगले साल के लिए इसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं और उस पर प्लान को कमिंग ईयर के लिए हम उसको फॉलो अप करते हैं, जिससे क्या कहते हैं कि क्वालिटी अगर हमारी अप नहीं होती तो कम से कम वो नीचे ना जाए, एक स्टैंडर्ड उसका सेट रहे। पीरियोडिकल ट्रेनिंग, इसके लिए क्या होता है कि पीरियोडिकल ट्रेनिंग अगर सपोज कहा है कि हाँ जी मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या लेबोरेटरी विल फार्मुलेट द ट्रेनिंग एंड respect to the education and skill of the organization. Training program is relevant to the present and anticipated task. Every organization laboratory utilize SOP to identify training needs and with the passage of time वो कहता है कि हमारे पास चीज़ें जौन सी वो बदलती हैं और बदलने के लिए क्या है कि पहले सिंपल मशीन थी, फिर हमने कुछ उससे फास्ट, उससे ज़्यादा सेंसिटिव मशीन मंगवा ली है, तो उसके लिए पीरियोडिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना कि उसको अब कैसे चलाना है। तो वो सब मैनेजमेंट रिव्यू ये भी फाइनल करती है कि फर्दर हमें इसकी क्वालिटी को करने के लिए कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस चैप्टर। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है ये आपने इसको बस मिड आपका जो होगा वो इसी एक चैप्टर में से होगा, और इसके अलावा जो मैंने आपको हैंड आउट्स आते हैं इसमें कुछ स्लाइड्स शेयर की हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ जो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसको जो मैं कुछ एक या दो एग्जांपल आपको दूंगी कि हाँ जी ये है इंडस्ट्री है या ये प्रोडक्ट है या ये सर्विस है, आप इसके जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के बताएं कौन से मेथड से आप ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप कैसे करेंगे या इसका इंटरनल ऑडिट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें जौन सी है ना आपने इसको थोड़ा सा क्रिटिकली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इसमें एग्जांपल इस हैंड आउट में भी करके दिया हुआ है, आप में से जिसके पास बुक्स हैं तो वहाँ से भी वो देख सकता है कि कुछ हमारे पास SOPs की भी एग्जांपल्स इसमें लिखी हुई हैं, वो सारे आप एक दफ़ा उसे गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है जी। अब आपने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें। मैम आप क्वालिटी एश्योरेंस को एक दफा रिपीट कर देंगी? क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या थी हमारे पास, हमने क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स पढ़ने के बाद हमने देखा कि क्वालिटी एश्योरेंस के बेसिकली 3 टायर्स हैं। एक हमने क्वालिटी मैनुअल बनाना है, क्वालिटी मैनुअल बनाने के बाद हमने उसके SOPs बनाने हैं, SOPs बनाने के बाद हमने उसका इंटरनल ऑडिट कराना है, फिर एक्सटर्नल ऑडिट कराना है। तो हमारे पास ये 3 स्टेजेस आती हैं। जब ये तीनों पूरी हो जाती हैं, इनमें से कोई भी एक स्किप करेंगे ना तो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए वो कहता है कि ये तो हमारा कंप्लीट एश्योरेंस के लिए कंप्लीट करने के स्टेप्स है ना, अब उसमें फर्दर इसकी टेक्निक कौन सी है, कौन सी टेक्निक को यूज करके हमने एश्योर करना है। तो आप आज हमने पढ़ी है इसकी 4 टेक्निक्स पढ़ी हैं कि आपने इसके डिज़ाइन को अश्योर करना है, आपने इसकी इंस्टॉलेशन को अश्योर करना है, आपने इसकी ऑपरेशन को अश्योर करना है, फिर आपने इसकी परफॉर्मेंस को अश्योर करना है। तब आपकी एक प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी एश्योरेंस कौन सी है वो कंप्लीट होगी। अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की कंप्लीट होने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, ये प्रोसेस कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो अल्टीमेटली जब ये सारा काम हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक रिव्यू मीटिंग बुलाएगी। वो रिव्यू मीटिंग में जो सारे आपके फ्रॉम द बॉटम लाइन से लेके जो हाई अप्स तक ऑफिसर्स हैं वो सब उस मीटिंग में शरीक होंगे और हर कोई अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उस इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूट के, और उसके बाद वो बताएगा कि हाँ जी ये फ्लॉस हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, ये हमने सेट किया था पिछले साल स्टैंडर्ड्स और उसको हम यहाँ तक मीट कर पाए। ठीक है जी। तो वो जो है अल्टीमेटली वो आपकी जो इसका QEC का जो है ना मकसद है बनाने का, जो इसका एनालाइज करने का एनालिटिक्स के लिए, तो वो जो है वो पूरा होगा। ठीक है। यस मैम।
एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और आपने पूछना है? मैम मैम आप थोड़ा सा मिड्स के मतलब बता देंगे कि किस टाइप का मिड होगा, हमने प्रिपरेशन करनी है हम लोग। एमसीक्यूज, ये ना मैं बता दें आपको, यही तो बताया। एक तो आप पूरा चैप्टर याद कर लीजिएगा, आप इसका देख लीजिएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, चेक शीट कैसे बनेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोग्राम कैसे मैम बनेगा। आपने लेक्चर जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर था, उसके अंदर ना आपने एक क्वेश्चन दिया था, आपने कहा था कि आप लोगों ने खुद जो स्लाइड शेयर करनी है ना, उसके अंदर था कि स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी जो है, हम्म आपने उसका हमें कहा था कि आप लोगों ने जो है ना प्लीटो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, और उसके अंदर हिस्टोग्राम आपने करना है। हम्म तो मैंने बल्कि आपसे पूछना था, जो प्लीटो चार्ट हमारा था हम्म और जो हिस्टोग्राम है उसमें थोड़ा सा, एक मिनट क्लास ले रही हूँ, और उसके अंदर अपनी क्लास ले रही हूँ, तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंस परसेंटेज का था ना जस्ट, तो उनमें से मैम दोनों में से परसेंटेज हम्म का डिफरेंस है, हम्म तो हम लोग उनको करते ही क्यों है, मतलब रीजन क्या है? सेम चीज ही थी उसमें, ये था कि प्लीटो के अंदर जो था वो, उसके अंदर आपने बताया था कि हम लोग नंबर वाइज अरेंजमेंट करते हैं, और मतलब हमारी हाँ, जो बस रिजल्ट डिफरेंट टूल है ना, बस, और कोई स्लाइसिस ऐसी बात नहीं है। परीटो एनालिसिस में ये है कि हमने ये देखना है कि हमने हर फैक्टर को नहीं दिया, हमने उसमें से सिर्फ एक फैक्टर चूज करना है, जो हम कहते हैं कि हमारे ये जो 8-10 फैक्टर्स हैं, इनमें से ये जो 2 फैक्टर हैं, अगर हम इनको ओवरकम कर लेंगे तो हम 80%, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज अब आजकल चल रहा है ना, आप लोगों का ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, और आप लोगों की परफॉर्मेंस कौन सी है, क्या होगी। अब क्या है कि जो पीछे, अब मेरे पास सपोज जो पिछले सारे रिजल्ट्स हैं, मेरी परसेंटेज जौन सी है, वो अभी किसी बच्चे के कोई ऐसा रिजल्ट नहीं था कि जिसमें कि आप कह लें कि 90% बच्चों के A+ ग्रेड आए, ए ग्रेड आए। वो ए ग्रेड क्यों आए? क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा जा रहा है कि आपके एमसीक्यूज बेस है, एमसीक्यूज, और वो भी हर कोई अपने घर में बैठ के दे रहा है। चाहे अब यूनिवर्सिटी तो अश्योर करना चाहती है, वो कहती है कैमरा भी ऑन करो, ये करो, कोई दाएं बाएं ना हो, आपने 1 मिनट के अंदर पेपर करना है। लेकिन उसमें आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है, आप उसे बोलते हो, आप मुंह में बोलते हो, जो भी करते हो, वो फौरन से आपको आंसर बता देता है, आप उसे टिक कर देते हो। अब बच्चों के सबके मार्क्स ज्यादा ज्यादा हो गए। अब ये सब क्या है? ये क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अब हमने कहा कि अच्छा जी, अब मैं इस फैक्टर को अगर स्टडी करने लगती हूँ कि हाँ जी, एक तो ये फैक्टर है कि भाई मैं टाइम को कम कर देती हूँ, 1 मिनट नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड हो गए, ठीक है। फिर मैं ये कह देती हूँ कि अच्छा जी, ये ना ओके भाई, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे शॉर्ट एमसीक्यूज हों, बल्कि मैं कुछ देखने के लिए कुछ दे देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन दे देती हूँ, या एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देती हूँ। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे। अब प्रोसेस क्या है कि क्वालिटी किस हद तक मेंटेन हो रही है इस सिस्टम के थ्रू ना। अब हम देख रहे हैं, हम लेक्चर भी दे रहे हैं, रोज़ आपको भेजते भी हैं, लेकिन अब अगर मैं इस तरह से लेक्चर लेती हूँ, तो सपोज अब मेरे पास इस वक्त आपकी क्लास की 17 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। या अगर कोई और एक क्लास है 50 है, तो उसमें से 17 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या 24 हैं तो आपके 17 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अब ये 17 स्टूडेंट्स से मैं किसी, सपोज मैं इधर से किसी को कहती हूँ कि हाँ जी, आप मुझे ये वाला रिस्पॉन्स करें, आप नहीं रिस्पॉन्स देते ना, तो मैं समटाइम क्या है कि बच्चे ऑन करके चले जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैं हमारे अटेंडेंस का सिस्टम प्रॉपर नहीं हो सकता। फिर हम अटेंडेंस कौन सी है, वो नहीं ऐसा हम वो फैक्टर नहीं कर रहा, इसका मतलब है। तो इस तरह से हमने जब सारे फैक्टर्स को, जितने फैक्टर्स को, हिस्टोग्राम में हमारे पास ये आज़ादी है कि हमने जितने भी 2 फैक्टर्स को देखना है, 10 को देखना है, 20 को देखना है, हम सबकी परसेंटेज मेंशन कर देंगे कि ये फैक्टर इतना अफेक्ट कर रहा है, ये फैक्टर इतना अफेक्ट कर रहा है। अब परीटो में हमने क्या देखना है कि हमने उसको सीक्वेंसली अरेंज कर देना, और हमने देखना है कि हाँ, अब ये 2 फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, इतने ज्यादा फैक्टर्स में से अगर हम इन 2 या 4 को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी, हमारे स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी जो सी है, वो कम से कम वो 80 नहीं तो 60% 80 तक मैम, जरूर यस, इन्हांस हो जाएगी, ठीक है ना। 80 तो 20, यस। हाँ जी, तो ये तो हमारे पास जस्ट कौन सा ना, ये टूल है कि हमने किसको जो सा है वो अडॉप्ट करना है, किसको हम लेके चलना चाहते हैं, किसको नहीं लेके चलना चाहते, ठीक है। डिफरेंट तरीके यस हैं मैम, ना। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? 2 मिनट्स हैं अभी रिमेनिंग मीटिंग टाइम में। चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको अच्छा सा तैयार कर लीजिएगा, और मेरा ख्याल है कि अब जो है ना, वो मैं वेडनेसडे, कल थर्सडे को मैं आपके साथ ना ये इसका क्विज ले लूँगी, ठीक है ना। फिर आपका भी जो 26 से तो आपकी पेपर होंगे ना अगले वीक से, ठीक है। तो आप इसके कल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर लीजिएगा, या अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम मीटिंग भी कर लेंगे,
ठीक है, लेकिन आप इसकी खुद से ज़रा रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।